नमस्कार। आज मैं आप लोगों को फ्लावरिंग पौधों में, एंजियोस्पर्मिक पौधों में कैसे मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, कैसे मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होता है, ये बताना चाहूँगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट को। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर खिलता है। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा पौधा बनाया। ये रूट है, ये लीफ है, ये स्टेम है और ये ऊपर फ्लावर खिला हुआ है। जिन पौधों में फ्लावर खिलता है ऐसे पौधों को हम हायर प्लांट्स कहते हैं। ऐसे पौधे एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं तो ये फ्लावर हमको 4 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। फ्लावर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पौधे का। फ्लावर का जो सबसे निचला पार्ट है इसे हम पेडिसिल कहते हैं। पेडिसिल के ऊपर वाले पार्ट को हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स के ऊपर हम देखते हैं कोरोला, और ये ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है इसे कहते हैं एंड्रोसियम, और बीच वाला ये नीला पार्ट जो हमने बनाया इसे कहते हैं गाइनीसियम। तो गाइनीसियम फीमेल पार्ट है, एंड्रोसियम मेल पार्ट है, कोरोला ये जो पार्ट हम देख रहे हैं कलरफुल, इसे हम देखते हैं विभिन्न कलर्स में हमको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर अपने कोरोला को कलरफुल बना देते हैं। यहाँ जो कैलिक्स है ये ग्रीन कलर का दिख रहा है हमको। जब हम किसी फूल को खिलते हुए देखते हैं तो पहले हमें वो बड फॉर्म में दिखाई देता है, और बड फॉर्म में कली यूं चारों ओर से बंद दिखाई देती है। जो उसकी बाहर की कवरिंग है उसी कवरिंग को हम कैलिक्स कहते हैं। और जब फ्लावर खिल जाता है तो कैलिक्स का पार्ट नीचे हो जाता है और फ्लावर का पेटल बाहर की ओर खिला हुआ हमको दिखाई देता है। तो इसमें अगर हम ये देखें कैलिक्स वाला पार्ट और करोला वाला पार्ट, यानी सेपल्स और पेटल्स, ये दोनों पार्ट स्टेराइल पार्ट हैं। इनका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि ये बीच में जो मैंने बनाया है यहाँ भी ये देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम गाइनीसियम कहते हैं। और ब्लैक कलर से जो बनाया इसे कहते हैं स्टैमेन या एंडोसियम कहते हैं। इस एंडोसियम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें यहाँ तो ये 2 भागों में बटा दिखाई देता है। इसका ये जो निचला वाला पार्ट है ये इसका पार्ट फिलामेंट कहलाता है। अब यहाँ फिर हम देखें कि इस मेल सेक्स ऑर्गन में हमने क्या बताया कि फ्लावर में मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं जिसमें कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गाइनीसियम चारों चीजें पाई जाएं। अब यहाँ अगर हम स्टेमन को या एंडोसियम को का स्ट्रक्चर पढ़ें तो हम पाते हैं कि निचला पार्ट इसका फिलामेंट है जो स्टेराइल है, और ऊपर का पार्ट हमें 2 भागों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पार्ट को हम एंथर लोब कहते हैं। ये एंथर लोब जहां से जुड़ा रहता है इस ज्वाइंट को कहते हैं कनेक्टिव। तो ये फर्टाइल पार्ट है और ये स्टेराइल पार्ट है, यानी पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट इस पार्ट से होता है, और यह पार्ट स्टेराइल पार्ट है जो इसे फ्लावर के बेस से जोड़े रखता है। अब अगर हम एंथर लोब को देखें तो हमें जनरली फ्लावर में 2 एंथर लोब दिखाई देते हैं, और इस एंथर लोब के अंदर की स्टडी यदि हम करें तो हम पाएंगे कि अर्लियर कंडीशन में, प्राथमिक अवस्था जब होती है डेवलपमेंट की, उस समय इसके अंदर की जो सेल्स होती हैं होमोजेनस होती हैं। इन्हें हम होमोजेनस मेरिस्टेमेटिक सेल भी कह सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक इसलिए कहते हैं दोज सेल्स आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल विच आर स्टैंडिंग इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन। जो डिवीजन के लिए सदा तैयार रहती हैं ऐसी सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। तो ये होमोजीनस हैं, एक जैसी सेल्स हैं। इसे हम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स भी कह सकते हैं। अब जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होना होता है उस समय
ये बाहर की एपिडर्मिस सेल है, बाहर की कवरिंग कहलाती है एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के नीचे वाली सेल हाइपोडर्मल सेल जो होती है, हाइपोडर्मल सेल, ये 4 कोनों में हम देखते हैं। हाइपोडर्मल सेल एक्टिव हो जाती है। इसकी सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत डेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे सभी में न्यूक्लियस है, लेकिन सभी के न्यूक्लियस छोटे छोटे होते हैं। हम यहाँ बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पर इस एंथर में हम 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के डेवलपमेंट को होता हुआ देख रहे हैं। तो जहां जहां से माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा वहां न्यूक्लियस की साइज बढ़ जाती है, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। ऐसी सेल को यहाँ हम देखिए होमोजेनस सेल्स ये थी, पूरे अंदर की सारी सेल्स को हमने कहा था ये एपिडर्मिस था, अंदर की सेल होमोजेनस थी। अब ये होमोजेनस सेल्स ने डिवीजन किया और इसकी होमोजेनस सेल्स की कुछ सेल्स एक्टिव हो गई जिनका प्रोटोप्लाज्म डेंस हो गया है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया। इन्हें हम कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। तो ये 4 कोनों पे कौन सी सेल्स दिखाई दे रही हैं? हमको दिखाई दे रही है आर्ची स्पोरियल सेल। अब ये आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होती है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, अब मान लिया कि ये आर्ची स्पोरियल सेल है, तो ये इस तरीके से डिवाइड हो रही है। तो अंदर की सेल जो होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, और बाहर की साइड में जो सेल बनेगी उसे हम कहते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल। अब ये प्राइमरी पेराइटल सेल पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन से बार बार डिवाइड होती है और बनाती है एंथर वॉल। ये एंथर वॉल 4 लेयर में हमको डिफ्रेंशिएटेड दिखाई देता है। यहाँ ये प्राइमरी पेराइटल सेल, यहाँ हमने इसी सेल को यहाँ हमने दिखाया है कि आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड होके 2 सेल बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल और अंदर की सेल को प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कहते हैं। अब हम देखें प्राइमरी पेराइटल सेल एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगी और ये 4 लेयर में बढ़ जाती है। इसकी सबसे बाहर की जो लेयर है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की सेल्स चिपटी चिपटी होती हैं, यानी फ्लैटेंड होती हैं और बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है इसे हम इंडोथीसियम कहते हैं। ये इंडोथीसियम की लेयर हमको प्रोमिनेंट दिखाई देती है, बड़ी बड़ी दिखाई देती है और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। और स्पोरेंजियम के यानी ये जो पोलन सैक है इसके डेहिसेंस में इंडोथीसियम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बिकॉज इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो दिस लेयर हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द स्पोर्स। और दूसरा एक काम और होता है इसके पास, इसमें यू शेप ऐसे अगर हम बनाएं तो इस तरह का इसमें थिकनिंग पाया जाता है, फाइब्रस लेयर दिखाई देती है हमको, जहां पर डिपोजिशन होता है स्टार्च का, यानी कि इसके पास स्टार्च भी रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहता है। इसके बाद की जो तीसरी लेयर है इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 3 से 5 लेयर में पाई जाती है और मिडिल लेयर बहुत ज़्यादा दिन तक ये सरवाइव नहीं करती है। सो वी कैन से द मिडिल लेयर इज इफीमेरल इन नेचर। इफीमेरल का मतलब कि इसका जीवन बहुत कम दिन का होता है। यहाँ पर जो रिडक्शन डिवीजन होना है यानी मियोसिस होनी है पोलन ग्रेन के बनने के लिए, उससे पहले ही ये मिडिल लेयर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाती है। कुछ पौधों में मिडिल लेयर सरवाइव करती है या दिखाई देती है या रिटेन होती है जब तक कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं कि मिडिल लेयर ये
गायब हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अब इसके अंदर की जो लेयर है इसे हम कहते हैं टैपेटम, और टैपेटम की जो लेयर होती है बहुत सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में। इसके अंदर की सारी सेल्स जो हैं वो यहाँ हमने आपको बताया था इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं, यानी यहाँ इस चैम्बर में पहले जो सेल्स होंगी उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स में डिवीजन होगा और उससे जो सेल्स बनेंगी इन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल, सपोज अगर हम मान लें कि ये स्पोरोजिनस सेल्स हैं, यहाँ these all are sporogenous cells, ये स्पोरोजिनस सेल्स है। अब यही स्पोरोजिनस सेल्स एक दूसरे से जब अलग अलग हो जाएंगी तो यहाँ जो सेल बनी इन्हें हम कहेंगे स्पोर मदर सेल। ये जितनी भी बन गई ये क्या कहलाएंगी? स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल में होगा रिडक्शन डिवीजन, यहाँ होगा रिडक्शन डिवीजन, या होती है मियोसिस। मियोसिस से प्रत्येक स्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और यही माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि होमोजिनस जो सेल थी उसने आर्चीस्पोरियल सेल बनाया, उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी। प्राइमरी पेराइटल सेल का काम है एंथर की वॉल को बनाना, और वॉल 4 लेयर में एंथर 4 लेयर में डिफरेंशिएटेड हो जाती है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया। माइक्रोस्पोर मदर सेल अलग अलग हो गई है, अब सभी में रिडक्शन डिवीजन हुआ और रिडक्शन डिवीजन से एक सेल से हमको 4 सेल्स दिखाई देती हैं, 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो रिडक्शन डिवीजन का रिजल्ट रहा कि डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में बदल गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये 3 तो हमको सामने दिखाई दे रहे हैं और चौथी सेल इसके पीछे है। तो इस तरह 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल through the reduction division forms 4 haploid cells, और यही 4 haploid cells माइक्रोस्पोर बनाएंगी या पॉलन ग्रेन कहलाएंगी। अब हम देखें कि इस पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में, यहाँ जो पॉलन ग्रेन है इसके डेवलपमेंट में टैपेटम का क्या रोल है। तो अगर हम इस स्पोरेंजिया को ये मान लें कि यहाँ ये इस व्यू में हम दिखा रहे हैं, ये पेराइटल पार्ट है और ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है और इधर ये कनेक्टिव साइड का पार्ट है। अगर हम इसको यूं सीधे यहाँ फिट करना चाहें तो हम पाएंगे कि यहाँ जो बाहर की ओर टैपेटम की सेल्स हैं, दीज आर स्मॉलर इन साइज, इनकी साइज छोटी है, और जो कनेक्टिव साइड में इधर की ओर जो टैपेटम है, यानी यहाँ जो टैपेटम की सेल होंगी, ये टैपेटम की सेल बड़ी बड़ी हैं, इसे हम कहते हैं सी टैपेटम, और पेराइटल साइड में किनारे की ओर जो लेयर है इसे हम कहते हैं पी टैपेटम। अब टैपेटम से इन माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव होती हैं। पी टैपेटम और सी टैपेटम, इन दोनों से जो इनका प्रोटोप्लाज्म होता है इससे न्यूट्रिएंट अंदर की ओर सिक्रीट होते हैं। 2 प्रकार के टैपेटम होते हैं, एक अमीबॉइड टैपेटम और दूसरा सेक्रेटरी टैपेटम। अमीबॉइड टैपेटम में क्या होता है, जब यहाँ रिडक्शन डिवीजन हो गया और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये सारे टैपेटम, ये सेल्स डैमेज होती है, यहाँ से ये यहाँ से डिसइंटीग्रेट होगी और इसका पूरा प्रोटोप्लाज्म अंदर की ओर आ जाएगा, और जितने भी माइक्रोस्पोर बने हैं उनके ऊपर एक इन्वेलप बना देगा, चारों ओर से उसे प्रोटेक्शन देने का काम करने लगेगा।
और जो सेक्रेटरी टैपेटम होता है उसमें एक साथ सबके पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म एक बार नहीं निकलता है, धीरे धीरे निकलता रहता है सेक्रेटरी में। तो इस तरीके से यहाँ से जो निकला हुआ ऑर्गेनिक कंटेंट अंदर गया, उससे माइक्रोस्पोर के या हम पॉलन ग्रेन के किस चीज को बनते देखते हैं, तो टैपेटम से ये बाहर की जो वॉल है ये बनी, और इस वॉल को हम एक्साइन कहते हैं। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, माइक्रोस्पोर्स आर वेरी स्मॉलर इन साइज। इनकी स्टडी करने के लिए हमको माइक्रोस्पोर की ज़रूरत होती है, लेकिन देखिए कुदरत में कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं। बहुत छोटा है, लेकिन प्लांट किंगडम का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इसके पॉलन ग्रेन के चारों ओर डिपॉजिट होता है, और ये होता है इस स्पोरोलेनिन। स्पोरोलेनिन बहुत ही हार्ड मटेरियल है और ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए ये जो पॉलन ग्रेन है ये अगर कहीं रॉक्स के बीच में दब गए या जहाँ कहीं फॉसिलाइजेशन हो रहा है, ऐसी जगह पर अगर ये हैं तो ये फॉसिल्स में बदल जाते हैं। तो देख लीजिए कितना छोटा पॉलन ग्रेन, लेकिन कितनी बड़ी मदद हमें इवोल्यूशन के लिए भी इसका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि हम रॉक्स के बीच में फंसे हुए जो पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स हैं उसे देख करके हम जान पाते हैं कि आज के लाखों साल पहले कैसे पौधे होते थे, कैसा उनका पॉलन ग्रेन होता था। तो यहाँ ये पॉलन ग्रेन का एक्साइन हमने देखा, स्पोरोलेनिन का बना हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी हार्ड मटेरियल, इसीलिए पॉलन ग्रेन का फॉसिल हमको दिखाई देता है। और इसके अंदर की जो वॉल है इसे हम कहते हैं इंटाइन। जो एक्साइन वाला पोर्शन हम देख रहे हैं ये तो स्पोरोलेनिन का है, इंटाइन वाला पोर्शन ये पैक्टिन और सेलुलोज का बना हुआ होता है। यहाँ एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब मैंने कहा कि ये बहुत हार्ड मटेरियल है, ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकने में सक्षम है, ये लेयर एसिड और एल्कलाइन दोनों मीडियम में डाल दिया जाए तो ये डिसॉल्व नहीं होता है, हाई टेम्परेचर को भी झेल लेता है। तो फिर कैसे से कोई भी जन्म ट्यूब निकलेगा? इसलिए प्रकृति क्या करती है कि हम देखते हैं कि पॉलन ग्रेन का जो एक्साइन है वो बीच बीच में एब्सेंट है, नहीं दिखाई देता है, जबकि इंटाइन की ये लेयर पूरे पॉलन ग्रेन को कंप्लीटली कवर करती है। और जहाँ पर एक्साइन नहीं होता है इसी पोर्शन को हम कहते हैं जर्म पोर, और यही वो पोर है जहाँ से इंटाइन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम कहते हैं जर्म ट्यूब। वन थिंग मोर हियर, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि यहाँ देखिए ये इंटाइन है और ये एक्साइन है, स्पोरोलेनिन यहाँ है और यहाँ स्पोरोलेनिन नहीं है। ऐसी अवस्था में जब ये सर्कुलर यहाँ पर ये जो यहाँ पोर दिखाई दे रहा है, जब ये सर्कुलर होगा तो इसे पोरेट टाइप कहते हैं, और जब ये इस तरीके से लेंस की तरह हो या इलिप्टिकल हो तो इसे कॉलपेट कहते हैं। जो डाइकोटिलिडनस प्लांट होते हैं जिनमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं उनमें इस तरह के पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, जबकि मोनोकोटिलिडन्स में जर्मिनल फोरो पाया जाता है, यानी कि यहाँ जो ये छेद है ये कुछ स्पिंडल की तरह इस तरीके का होता है और अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। यहाँ जब पॉलन, ये तो हमने आपको पॉलन ग्रेन की पूरी बात बता दी। अब जब डेहिसेंस होगा, स्पोरेंजिया फटेगी, ये पॉलन सैक फटेगा और पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा, तो पॉलन ग्रेन बहुत सारे केसेज में, बहुत सारी फैमिली में हम ऐसा पाते हैं कि पॉलन ग्रेन एक दूसरे से ऑयल, ये एक दूसरे से चिपके होते हैं और इनके चारों ओर एक कवर होती है ऑयल की जो स्टिकी होती है। तो इसे
हम कहते हैं पॉलन किट। पॉलन किट वह किट है, वह बैग है जिसमें खूब ढेर सारे पॉलन ग्रेन एक दूसरे से चिपके रहते हैं। और ऐसा पॉलन किट उन पौधों में पाया जाता है जिनमें पॉलिनेशन के लिए, यानी मेल का ये जो पॉलन ग्रेन है इसे फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करने के लिए अगर इंसेक्ट रिस्पॉन्सिबल है तो ऐसे पौधे में पॉलन किट पाया जाता है। इसका फायदा क्या होता है, जब कोई भी इंसेक्ट आता है तो इसके इस पॉलन किट से उस पैर से चिपक जाता है, और पॉलन किट यानी कि ये बैग जब इंसेक्ट के पैर में चिपक जाता है और फिर वो उड़ करके जब फीमेल पौधे पर पहुंचता है तो वहाँ ढेर सारे पॉलन ग्रेन को यहाँ स्टिग्मा के ऊपर गिरा देता है। ये देखिए, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन। यहाँ जब पॉलन ग्रेन फीमेल सेक्स ऑर्गन के स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं, इस पोर्शन को हम स्टिग्मा कहते हैं, जबकि ये वाला भाग स्टाइल कहलाता है और नीचे वाला पार्ट ओवरी है। यहाँ पॉलन ग्रेन जब ऊपर आता है तो पॉलन ग्रेन के पास आंखें नहीं हैं। पॉलन ग्रेन नहीं जान पाता है कि हम अपनी स्पीशीज के स्टिग्मा पर आए हैं या किसी और स्पीशीज के। तो जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं तो स्टिग्मा और इस पॉलन ग्रेन के बीच में इंटरेक्शन होता है। जब ये इंटरेक्शन पॉजिटिव होता है तो फिर ये पॉलन ग्रेन बड़े हो जाते हैं और फिर एग्जाइन हमारी, जहां पर एग्जाइन नहीं है, इन टाइम हमारी दिखाई देती है और एग्जाइन नहीं दिखती है, ऐसी जगह पर ये जर्मपोर पे इन टाइम आगे की ओर बाहर निकलने का प्रयास करती है और एक ट्यूब के फॉर्मेशन में बाहर निकल आती है। अब इसी ट्यूब को हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड पॉलन ट्यूब। यहाँ तक पॉलन ग्रेन तक बनने की जो प्रोसेस है, यहाँ तक बनने की जो प्रोसेस है, पॉलन ग्रेन बनने तक की प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जब माइक्रोस्पोर से गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के समय क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर की जो सेल है ये दो भागों में बढ़ जाएगी, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। जो छोटी सेल होती है वो लेंस के आकार की होती है और इसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, जबकि जो बड़ी सेल होती है इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। जनरेटिव सेल लेंस की तरह हमें लेंटिकुलर दिखाई देती है और ये वेजिटेटिव सेल स्फेरिकल होती है। जब स्टिग्मा पर ये पहुंच चुका होता है और पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, उस समय इन टाइम एक ट्यूब के रूप में जर्मपोर से बाहर निकलती है और जो वेजिटेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस आगे की ओर ट्यूब में सबसे आगे की ओर मूव कर जाता है, जबकि जो जनरेटिव सेल है ये जनरेटिव सेल दो भागों में बढ़ जाती है। ये दो भागों में जनरेटिव सेल दो भागों में बढ़ जाती है और इन्हीं दो जो न्यूक्लियस बने, यहाँ यही दो न्यूक्लियस बनाते हैं मेल गैमीट। ये है मेल गैमीट। यही मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन फीमेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ओवरी में एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग है उससे जाकर यही मेल गैमीट फ्यूज होता है, फर्टिलाइजेशन करता है और फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है और जाइगोट से नए एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो आज हमने आपको यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया दैट इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, microspore or pollen grain and the formation of the male gamete.
ये यहाँ जो एंड्रोसियम बना था, इसका मेन उद्देश्य लास्ट में क्या होता है, यही दो मेल गैमीट बनाना होता है। तो आज आपने पढ़ा माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो इस तरह आज आपने मेल पढ़ा है। अगले चैप्टर में हम आपको फिर पढ़ाएंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन का। थैंक यू।